तो बात कर रहे हैं हम लोग आज कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट को दो पॉइंट के बीच में आप मूव करवा रहे हैं, पोजीशन ए से पोजीशन बी तक मूव करवा रहे हैं, पोजीशन ए से पोजीशन बी तक मूव करवा रहे हैं। तो इसका कई सारा रास्ता हो सकता है। मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक एक पाथ हो गया, ये पाथ 1 हो गया, या तो दूसरा एक पाथ हो सकता है, मान लीजिए ये वाला भी पाथ एक हो सकता है। ऑब्जेक्ट को ऐसे करते हुए हम लोग मूव करवा रहे हैं, तो दोनों ही पाथ में जो वर्क डन बनेगा वो सेम होगा। ये पाथ 1 हुआ, मान लीजिए पाथ 1, और ये पाथ 2 है, तो दोनों केस में वर्क डन क्या होगा? सेम होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कंजर्वेटिव फोर्स के केस में the work done by conservative force does not depends upon the path। पाथ के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है, रास्ते के ऊपर कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन बन रहा है वो डिपेंड नहीं कर रहा है। किसी भी रास्ते को हम लोग फॉलो करें पर वर्क डन उसका सेम होगा। मतलब यहां से बोल सकते हैं हम लोग वर्क डन बाय पाथ 1 इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय पाथ 2। दोनों पाथ का जो वर्क डन बनेगा वो सेम होगा। कंजर्वेटिव फोर्स में फिर डिपेंड वर्क डन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? वर्क डन केवल डिपेंड कर रहा है इसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन। जैसे ये पॉइंट ए है, इनिशियल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन हो गया, और पॉइंट बी हो गया आपका फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर ये वर्क डन डिपेंड करता है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहां से वर्क डन in case of conservative force depends only on initial and final position। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये तो बात हो गया कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं हम लोग नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की। ये कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। अभी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्या बोल रहा है इसको भी हम लोग जान लेते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में बता क्या रहा है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में इसका ऑपोजिट है, यानी इसका जो वर्क डन रहेगा वो पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं द वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स अपॉन द पाथ। पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, रास्ते के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये हो गया नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बात कर लिया हम लोग। ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग एग्जाम्पल थ्रू कुछ समझ लेते हैं। पहले जान लेते हैं कंजर्वेटिव फोर्स का क्या क्या एग्जाम्पल है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का क्या क्या एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए बात कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स का, ये कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल बोल रहा है। जैसे कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा हो गया मान लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तीसरा हो गया मान लीजिए स्प्रिंग फोर्स। तो ये सभी एग्जांपल है कंजर्वेटिव फोर्स का। मतलब ये सभी फोर्स जब लग रहा है, एक्ट हो रहा है, और उसके वजह से जो वर्क डन बन रहा है ये किसी पर्टिकुलर पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, इसका केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर ये डिपेंड करेगा। तो अभी कुछ एग्जांपल बात कर लेते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में।
एग्जाम्पल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जैसे हो गया फ्रिक्शनल फोर्स, ये एक एग्जांपल हो गया, क्लासिकल एग्जांपल है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। तो चलिए अभी यहां पर जो हम लोग पढ़े हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन बनता है वो किसी पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए इसको एक बार थोड़ा सा हम लोग मैथमेटिकली भी देख लेते हैं कि इसका वर्क डन डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है किसी पाथ के ऊपर। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक डायग्राम को कंसीडर करते हैं, एक इंक्लाइंड प्लेन को हम लोग कंसीडर करते हैं। मान लीजिए तो एक इंक्लाइंड प्लेन हम लोग बना रहे हैं यहां पर। तो ये हो गया मान लीजिए इंक्लाइंड प्लेन, ये इंक्लाइंड प्लेन हो गया। तो यहां पर क्या कर रहे हैं हम लोग, एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं कुछ इस जगह पे, एक ऑब्जेक्ट को हम लोग प्लेस कर रहे हैं कुछ इस जगह पे। यहां से इस ऑब्जेक्ट को हम लोग मूव करवाएंगे, इस पोजीशन तक लेके जाएंगे, मूव करवाते हुए इस ऑब्जेक्ट को यहां तक लेके जाएंगे। और इस इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल है उसको हम लोग थीटा कंसीडर कर रहे हैं, थीटा। तो जो डिस्प्लेसमेंट इसका हो रहा है उस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग यहां पर दिखा रहे हैं। मान लीजिए ये डिस्प्लेसमेंट हो गया ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए हो गया, इसको हम लोग डी से डिनोट कर देते हैं, इसको डी से दिखा दे रहे हैं। तो यहां पर जो इसका हाइट बन रहा है, ये जो इसका परपेंडिकुलर बन रहा है, ये जो हाइट है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जो इसका हाइट है, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग कुछ ऐसे दिखा सकते हैं। ये जो हाइट है इसको मान लीजिए हम लोग दिखा रहे हैं यहां पर, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखिए ये यहां पर जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री बन रहा है, मतलब ये राइट एंगल एक ट्रायंगल है। तो यहां पर ये हाइपोटेनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी, इसका नाम दे दिए। तो ये ए सी जो है वो हाइपोटेनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एंगल थीटा है। तो इसका अगर हम लोग हाइट को निकालने जाएंगे तो हम लोग यहां पर क्या बोल सकते हैं, इसका हाइट को हम लोग बोल सकते हैं डी साइन थीटा, डी साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस हम लोगों को पता है। तो हम लोग परपेंडिकुलर को निकालेंगे तो हाइपोटेनस इंटू साइन थीटा हो जाएगा। तो ये हो गया इसका बी सी का जो लेंथ है। अभी देखिए यहां पर दो पाथ हम लोग फॉलो करने वाले हैं। पहला पाथ देख लेते हैं, ये है पाथ 1। दूसरा पाथ है हम लोग यहां से ए से बी, बी से सी, ठीक है ना, मतलब ये है पाथ 2, ये है पाथ 2, ये है पाथ 2, ठीक है ना, ये दो पाथ हो गया। तो चलिए वर्क डन अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, ठीक है ना। तो इस ब्लॉक का मास को कंसीडर करते हैं m, तो इसका वेट कैसे एक्ट होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, जो कि है w इक्वल्स टू mg। तो इसका कंपोनेंट भी बनेगा, ये 90 डिग्री में एक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा है। तो इसका कंपोनेंट क्या बन रहा है, देखिए इसका कंपोनेंट एक बन रहा है जो कि है mg साइन थीटा, इसका mg साइन थीटा कंपोनेंट है। तो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हम लोग बना रहे हैं कुछ इस डायरेक्शन में। ऑब्जेक्ट पाथ 1 को पहले फॉलो कर रहे हैं, हम लोग पहले पाथ 1 के लिए निकालेंगे। तो चलिए पाथ 1 के लिए हम लोग निकाल के देखते हैं क्या आ रहा है। वर्क डन फॉर पाथ 1, पाथ 1 के लिए, पाथ 1 के लिए हम लोग अभी वर्क डन को निकालने वाले हैं, देख लेते हैं। तो पाथ 1 के लिए हम लोग वर्क डन को निकालने वाले हैं। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हुए हम लोग लिखते हैं। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या है हम लोग को पता है, वर्क डन इक्वल्स टू जो फोर्स का कंपोनेंट रहता है इनटू डिस्प्लेसमेंट, द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए इसका जो फोर्स बन रहा है, फोर्स क्या एक्ट कर रहा है, इसका कंपोनेंट क्या एक्ट कर रहा है फोर्स का। तो फोर्स का जो कंपोनेंट यहां पर एक्ट करेगा, ये हम लोग देख पा रहे हैं इसका कंपोनेंट बन रहा है इधर में, जिसके वजह से ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो इसका कंपोनेंट क्या बन सकता है,
इसका कंपोनेंट देखिए ये 90 हो गया और ये थीटा है, मतलब ये टोटल एंगल इस कंपोनेंट और इस वेट जो एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड उसके बीच का एंगल कितना है 90 प्लस थीटा है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं फोर्स को, ये mg का कंपोनेंट है तो यानी mg cos 90 प्लस थीटा हम लोग लिख सकते हैं। तो ये आ जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट में इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है यहां पर d है, तो cos 90 प्लस थीटा यानी क्या हो रहा है माइनस साइन थीटा, यानी माइनस mg साइन थीटा आ रहा है इनटू d। तो ये वर्क डन बन रहा है जब ऑब्जेक्ट को पोजीशन a से c तक हम लोग मूव करवा रहे हैं, a से c तक ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहे हैं, उस टाइम में वर्क डन बन रहा है माइनस mg साइन थीटा इंटू डी। ठीक है ना। तो अभी हम लोग ये पार्ट 1 का कैलकुलेट कर लिए, अभी पार्ट 2 का हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए अभी पार्ट 2 का हम लोग देख लेते हैं। वर्क डन फॉर पार्ट 2। देखिए पार्ट 2 का जब वर्क डन हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो यहां पर ध्यान रखना है इसका वर्क डन जो निकलेगा ये दो पार्ट में निकल रहा है। देखिए पहले ऑब्जेक्ट को पोजीशन ए से बी तक लेके जा रहे, फिर ऑब्जेक्ट को बी से सी तक लेके जा रहे। तो यहां से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं वर्क डन बाय पार्ट 2। कैसे लिख सकते हैं, तो वर्क डन हो रहा है ऑब्जेक्ट को ए से बी तक मूव करवाने के लिए, प्लस वर्क डन जो बन रहा है ऑब्जेक्ट को बी से सी तक मूव करवाने के लिए। ये दोनों का समेशन होगा टोटल वर्क डन पार्ट 2 का। अभी देखिए वर्क डन ए से बी का, फोर्स क्या एक्ट हो रहा है mg और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है इस डायरेक्शन में हो रहा है टुवर्ड्स राइट, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट बन रहा है। तो इसके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का कंपोनेंट क्या है mg cos 90 इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया, मान लीजिए यहां पर ए बी हम कंसीडर कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट को ए बी। तो cos 90 क्या हो रहा है ये 0 डिग्री, तो ये बन जा रहा है अपना 0 डिग्री बोल रहा है, ये टोटल वैल्यू इसका 0 आ जा रहा है। वर्क डन जब हम लोग बी से सी का कैलकुलेट कर रहे हैं तब डिस्प्लेसमेंट बन रहा है डी साइन थीटा, ये डिस्प्लेसमेंट बन रहा है। ठीक है ना। और फोर्स किधर एक्ट हो रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है ऑब्जेक्ट के, और डिस्प्लेसमेंट बन रहा है किधर डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ बन रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर इस डायरेक्शन में बन रहा है, इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और इधर में वर्क डन हो रहा है, और इधर में सॉरी फोर्स अप्लाई हो रहा है और इधर में फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो रहा है 180 हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल क्या हो रहा है 180 हो रहा है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं इसका जो वर्क डन बन रहा है, इसका वर्क डन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं mg cos 180 इंटू डी, ये बता सकते हैं हम लोग। डिस्प्लेसमेंट है डी साइन थीटा है, डी साइन थीटा इंटू डी साइन थीटा। तो इसको हम लोग जगह नहीं मिल रहा है, इसको हम लोग एक काम करते हैं थोड़ा नीचे ही लिखते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, फोर्स नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है, मतलब बीच में एंगल कितना बन रहा है 180 का, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है दोनों के बीच में। तो हम लोग इसको वर्क डन को बी सी ऑब्जेक्ट बी से लेके ऑब्जेक्ट को सी तक मूव करवाने के लिए जो वर्क डन बन रहा है यानी फोर्स यहां पर क्या एक्ट हो रहा है, फोर्स यहां पर हो रहा है mg जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और एंगल बना रहा है cos 180 का, cos 180, और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है डी साइन थीटा है, डी साइन थीटा। देखिए अब cos 180 का वैल्यू हम लोगों को पता है, cos 180 का वैल्यू क्या होता है -1 होता है। तो इसी को आगे मानते हुए हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये टर्म टोटल ये जो टर्म बन रहा है ये तो 0 आ जाता है, तो 0 प्लस cos 90 का वैल्यू 0 है तो ये आ जाता है। तो यहां पर mg cos 180 का आ रहा है -1 और ये आ रहा है d साइन थीटा। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो mg d साइन थीटा आ रहा है। तो ये वर्क डन बाय पार्ट 2 हो जा रहा है, वर्क डन बाय पार्ट 2। अभी देखिए ये बन गया वर्क डन बाय पार्ट 2। पार्ट 2 को फॉलो करते हुए जो वर्क डन बन रहा है वो हम लोग निकाल दिए, और पार्ट 1 को फॉलो करते हुए वर्क डन क्या बन रहा था, ये पार्ट 1 को फॉलो करते हुए ये वर्क डन बन रहा था, ये वर्क डन बाय पार्ट 1 था, वर्क डन बाय पार्ट 1। तो देखिए अभी पार्ट 1 से जो हम लोगों को वर्क डन मिला है और पार्ट 2 से जो वर्क डन मिला है दोनों सेम है, दोनों सेम है। देखिए -mg sin थीटा डी
और यहाँ पर भी है माइनस एम जी डी साइन थीटा, एक ही हो गया वर्क डन। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसीलिए वर्क डन बाई पाथ 1 इज इक्वल्स टू वर्क डन बाई पाथ 2। तो ये हो गया कंजर्वेटिव फोर्स के कॉन्सेप्ट के बारे में बात। तो यहां से हम लोग देख लिए, तो वर्क डन किसी भी डायरेक्शन में हम लोग करें, यहां पर कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा था, यहां पर जी फोर्स अप्लाई हो रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, हम लोग देख चुके, क्योंकि किसी भी पाथ से हम लोग ऑब्जेक्ट को मूव करवाए, उसमें जो वर्क डन बन रहा है वो वर्क डन दोनों ही पाथ के लिए सेम बन रहा है, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स के और कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में। देखिए, अगर क्लोज पाथ में हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहे और उसका वर्क डन को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स के केस में कंसीडर कर रहे हैं, तो वो हमेशा जीरो होगा। तो मान लीजिए, कैसे क्यों समझा रहे हैं, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट ए यहां पर है, पहले इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां मूव किए, फिर 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 ऑब्जेक्ट को यहां से यहां मूव किए। तो इसका क्लोज पाथ हो गया, मतलब जिस पोजीशन से हम शुरू किए थे उसी पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को लाके रख दिए, तो ये क्लोज पाथ हो गया, ये क्लोज पाथ हो गया। तो ये अगर कंजर्वेटिव फोर्स रहेगा तो इस केस में हमेशा ये जीरो होगा, ये दिमाग में रखना है हम लोगों को। तो कंजर्वेटिव फोर्स हम लोग जब भी यूज करेंगे, कहीं पर भी हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स को यूज कर रहे हैं, तो ये ध्यान में रखना है। तो क्लोज पाथ में इसका हमेशा जो वर्क डन बनेगा वो हमेशा जीरो ही बनेगा कंजर्वेटिव फोर्स के। तो इसी को हम लोग आगे लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, वर्क डन by conservative force work done by conservative force, अगर पाथ क्लोज होगा, इन है क्लोज पाथ, इन क्लोज्ड पाथ, ये हमेशा जीरो होगा, ये हमेशा जीरो होगा। तो ये ध्यान में रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, न्यूमेरिकल्स में भी काम में आएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। तो कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में हम लोग जब बात कर रहे हैं, तो किसी भी क्लोज पाथ में जो कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन हम लोग निकालेंगे वो अल्टीमेटली जीरो ही होगा। तो चलिए इसको भी हम लोग कुछ एग्जाम्पल से हम लोग कंसिडर करके जान लेते हैं। मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट को हम लोग फेंक रहे हैं, वो बॉल ही हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, एक बॉल को हम लोग फेंक रहे हैं। चलिए, तो ये ग्राउंड है, यहां पर मान लेते हैं एक बॉल रखा हुआ है। चलिए बॉल को दिखा देते हैं, ये बॉल है, ये पोजीशन ए है, यहां से बॉल को हम लोग फेंक रहे हैं कुछ इस जगह पे, ये पोजीशन मान लीजिए बी हो गया, ये पोजीशन बी हो गया, ये एक बॉल है। तो ये जो पॉइंट है इसको हम लोग मार्क कर देते हैं पोजीशन ए बोल के, इसको पोजीशन ए बोलते हैं और इसको बोलते हैं पोजीशन बी। तो देखिए इसका पाथ कैसा बन रहा है देख लेते हैं। तो पहला तो क्लोज पाथ इसका बन रहा है कुछ ऐसा, मान लीजिए एक पाथ बन रहा है ऐसा, और दूसरा पाथ के बारे में भी बात कर लेते हैं। दूसरा पाथ भी बन रहा है कुछ ऐसा, ये और एक पाथ बन रहा है मान लेते हैं, ये और एक पाथ हो रहा है, ठीक है ना। तो पहले मान लीजिए हम लोग बॉल को जब बॉल जब जा रहा है, ये एक पाथ हो गया और ये और एक पाथ हो गया, दो पाथ हो गया। पोजीशन ए है, पोजीशन बी है, और इसके जो हाइट है उसका हाइट को भी हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। ये जो हाइट है इसको हम लोग h कंसीडर कर लेते हैं, इसका हाइट को, इसका हाइट को हम लोग h कंसीडर कर लेते हैं। ये हाइट है h। तो चलिए ये कंजर्वेटिव फोर्स के केस में इसका जो वर्क डन हो रहा है, इसका वर्क डन को हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे एक क्लोज पाथ में इसका जो वर्क डन आ रहा है वो जीरो होता है कि नहीं होता है। तो पहले हम लोग इसको पाथ 1 को कंसीडर करते हैं। मान लीजिए ये पाथ 1 हो गया, इसको पाथ 1 बोल दे रहे हैं हम लोग, मान लेते हैं ये पाथ 1 हो गया और ये है पाथ 2। तो वर्क डन बाय पाथ 1
पाथ 1 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को ए से बी की तरफ लेके जा रहे हैं तब क्या हो रहा है वर्क डन। अच्छा देखिए, इस बॉल का मास m कंसीडर कर लेते हैं, तो इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है तो वो वेट हो रहा है mg, ठीक है ना। अब देखिए, जब मैं पाथ 1 के बारे में बोल रहा हूं तो बॉल को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, और जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो किधर एक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्ट हो रहा है वो नीचे की तरफ हो रहा है, फोर्स नीचे की तरफ हो रहा है। तो दोनों में एंगल कितना बन रहा है, तो अगर एंगल देखेंगे आप, दोनों में एंगल बन रहा है 180 डिग्री का, ये एंगल बन रहा है 180 डिग्री का, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग यूज करते हुए यहां पर लिखेंगे वर्क डन यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या बन रहा है यहां पर, mg, इस बॉल का वेट था mg, तो mg cos 180, दोनों के बीच में एंगल है 180, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, और डिस्प्लेसमेंट यहां पर क्या हो रहा है, h हो रहा है, तो cos 180 का वैल्यू आता है -1 यानी -mgh। ये पार्ट 1 का हो गया। चलिए अभी वर्क डन हम लोग पार्ट 2 का भी देख लेते हैं। वर्क डन बाय पार्ट 2, जब बॉल को हम लोग B से A के तरफ ला रहे हैं तब क्या हो रहा है। तो देखिए, जब बॉल को हम लोग B से A के तरफ ला रहे हैं तब डिस्प्लेसमेंट किधर बन रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ होता है, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। और जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो भी किधर हो रहा है, वो भी नीचे की तरफ हो रहा है, फोर्स भी नीचे की तरफ हो रहा है। तो फोर्स भी नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है, सेम डायरेक्शन में वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट हो रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं जो फोर्स टू डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हो रहा है, फोर्स का देखिए mg हम लोग बोल सकते हैं cos 0 डिग्री डॉट डिस्प्लेसमेंट है h, तो 0 डिग्री यानी 1 होता है, यानी mgh हो रहा है वर्क डन। तो चलिए दोनों क्लोज, अब A से B से ये क्लोज पाथ हो गया, तो टोटल वर्क डन इन द क्लोज पाथ हम लोग निकाल के देख लेते हैं। वर्क डन अलोंग द क्लोज पाथ, तो हम लोग निकाल के देख लेते हैं। तो वर्क डन अलोंग द क्लोज पाथ, क्लोज पाथ में कैसे, पहले जब वर्क डन हो रहा है A से बॉल को A से B तक ले जाने में, प्लस वर्क डन B से A तक लेके आने में, तो ये क्लोज पाथ हो गया। तो वर्क डन जब A से B तक लेके जा रहे हैं तब वर्क डन क्या होता है, -mgh हम लोग लिख दिए, प्लस जब B से A तक लेके जा रहे हैं तब वर्क डन क्या होता है, mgh, तो इसको भी लिख दिए mgh। तो देखिए दोनों कैंसिल हो जाता है, ये आ जाता है 0, तो वर्क डन आ गया 0। तो यहां से हम लोग को क्या पता चल रहा है, किसी भी क्लोज पाथ में अगर कंजर्वेटिव फोर्स हो, जैसे यहां पर जी फोर्स था, यहां पर कंसीडर कर रहे थे हम लोग किसके बारे में, जी फोर्स के बारे में हम लोग कंसीडर कर रहे थे। इसके ऊपर क्या, बॉल के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स था, ये जी फोर्स था, ये जी फोर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। तो जो जी फोर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो क्या है, वो किसी भी एक क्लोज पाथ में हम लोग देखें उसका जो वर्क डन बन रहा है वो 0 बन रहा है, क्योंकि जी फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। और हम लोग ऐसे पहले भी पढ़ गया है, जो वर्क डन इन ए कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स इन ए क्लोज पाथ, ये हमेशा 0 होता है। तो उसी को हम लोग यहां पर मैथमेटिकली वेरीफाई करके देख लिए। तो चलिए अभी और एक केस हम लोग कंसीडर करेंगे, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को हम लोग कंसीडर करते हैं और देखते हैं उसमें भी क्या क्लोज पाथ में 0 आ रहा है। आना तो नहीं चाहिए, आएगा तो नहीं, हम लोग देख लेते हैं मैथमेटिकली करके कि एक्चुअली आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं। तो जैसे हम लोग यहां पर एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल लिए थे, फ्रिक्शनल फोर्स, तो इसी को कंसीडर करते हैं हम लोग, फ्रिक्शनल फोर्स को ही कंसीडर करके हम लोग आगे करते हैं। तो चलिए यहां पर एक प्लेन बनाते हैं, मान लीजिए एक प्लेन बना दिए, तो इसके ऊपर एक ब्लॉक को हम लोग प्लेस करेंगे, इसके ऊपर एक ब्लॉक को हम लोग प्लेस करेंगे। तो चलिए ब्लॉक को भी हम लोग प्लेस कर देते हैं, ये ब्लॉक को यहां पर प्लेस कर दिए, ठीक है ना। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस ब्लॉक को प्लेस कर दिए, इसका 2 पोजीशन हम लोग मार्क कर दे रहे हैं। मानते हैं ये पोजीशन ए है, कंसीडर करते हैं ये वाला पोजीशन ए है,
और ये पोजीशन बी है। तो पहला केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को पोजीशन ए से बी तक लेके आएंगे, ठीक है ना। सेकेंड केस में हम लोग इस ऑब्जेक्ट को फिर बी से ए तक लेके जाएंगे। तो ये मेरा फर्स्ट केस हो गया, फर्स्ट पाथ जो हो गया। तो ये अपना फर्स्ट पाथ हो गया। तो इसी को अभी हम लोग दूसरा एक पाथ कंसीडर करते हैं। तो चलिए एक और एक पाथ कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मान लीजिए, तो ये एक पाथ हो गया, ये एक पाथ हो गया। तो अलग अलग पाथ का जो नाम है उसको भी हम लोग दे देते हैं। ये एक पाथ हो गया। तो पहला केस में इसको पाथ 1 बोल देते हैं। दूसरा केस में जब हम फिर वापस बी से ए तक लेके जा रहे हैं, इसको पार्ट 2 कंसीडर करते हैं। तो ये ब्लॉक हो गया। तो देखिए, अगर बात कर रहे हैं हम लोग इस ब्लॉक के बारे में, ठीक है ना, इस ब्लॉक के ये ब्लॉक को जब हम लोग मूव करवाएंगे, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, जाहिर सी बात है। तो वो फोर्स कैसे लगेगा वो हम लोगों को देखना है अभी। तो चलिए इसको कंसीडर करने के लिए हम लोग ऐसे बोलते हैं। तो एक डिस्प्लेसमेंट अभी हम लोग दिखा देते हैं ताकि हम लोग इसको दिखा पाए सही से। इसका जो डिस्प्लेसमेंट बन रहा है, मान लीजिए इस जगह से इस जगह तक हम इसको डिस्प्लेस करवा रहे हैं, तो इसको हम लोग डी मान लेते हैं। ये जो लेंथ है इसको हम लोग डी मान रहे हैं। तो इसको हम लोग डी मान रहे हैं। तो देखिए, इस ब्लॉक के ऊपर मान लीजिए हम लोग कुछ एक हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में। तो हम लोग इस ब्लॉक को कुछ एक लेंथ तक हम लोग इसको मूव करवा रहे हैं। मान लीजिए हम लोग इसको डिस्प्लेस करवा रहे हैं कुछ इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट को हम लोग ए टू बी में ला रहे हैं, ए टू बी, ऑब्जेक्ट को ए से बी की तरफ लेके जा रहे हैं। तो यहां पर जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा वो किधर एक्ट करेगा, वो इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो ऑपोजिट डायरेक्शन ये है, इस फ्रिक्शनल फोर्स का ऑपोजिट डायरेक्शन ये है, तो इसको फ्रिक्शनल फोर्स हम लोग दिखा दी। तो पाथ 1 के बारे में हम लोग वर्क डन निकालने वाले हैं। तो यहां पर चलिए हम लोग वर्क डन निकाल देते हैं पाथ 1 का। वर्क डन बाई पाथ 1 यानी ए टू बी का वर्क डन निकाल रहे हैं। तो फोर्स क्या है यहां पर, फोर्स है यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स। वो एक्ट किधर कर रहा है, देखिए यहां पर फोर्स जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में। मान लीजिए ये डायरेक्शन में दिखा दे रहा हूं, यहां पर ये फोर्स का डायरेक्शन है, फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो ये फोर्स का, ये फोर्स है, मान लीजिए इधर में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है, ये फोर्स जो है फ्रिक्शनल फोर्स है। तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स लेफ्ट एक्ट कर रहा है, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है टुवर्ड्स राइट। तो एंगल कितना बन रहा है दोनों के बीच में, 180 डिग्री, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अभी हम लोग वर्क डन अगर पाथ 1 का कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से वर्क डन अगर हम लोग पाथ ए का कैलकुलेट कर रहे हैं, पाथ 1 का कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फोर्स क्या है यहां पर, फोर्स हो गया एफ के, और जो डिस्प्लेसमेंट बन रहा है और इसका कंपोनेंट क्या होगा, cos 180, और डिस्प्लेसमेंट क्या है यहां पर, डिस्प्लेसमेंट है यहां पर मान लेते हैं डी, जो यहां पर कंसीडर कर लिया हम लोग डिस्प्लेसमेंट डी। तो 180 का वैल्यू क्या होता है, cos 180 का वैल्यू -1 होता है, यानी माइनस एफ के डी। ये हो रहा है पाथ 1 को फॉलो करते हुए वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन हो रहा है यहां पर, ये नेगेटिव वर्क डन हो रहा है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग पाथ 2 का हम लोग निकाल लेते हैं। जब बी से ए के तरफ ऑब्जेक्ट को ला रहे हैं, अच्छा जब बी से ए के तरफ ऑब्जेक्ट को ला रहे हैं तब डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, तब डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ये हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और ऑब्जेक्ट को जब हम लोग लेके आएंगे इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स लेफ्ट डिस्प्लेस करेंगे, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर एक्ट करेगा, टुवर्ड्स राइट। तो ये हो जा रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, इसको हम लोग एफ कैसे डिनोट करते हैं फिर। तो फोर्स जो हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो कौन से डायरेक्शन में कर रहा है, इस डायरेक्शन में।
तो दोनों के बीच का एंगल क्या बन रहा है, दोनों के बीच का एंगल देखिए 180 फीट से बन रहा है, 180 डिग्री। तो इसी को यूज करते हुए हम लोग आगे करेंगे। तो फ्रिक्शनल फोर्स यहां हो रहा है एफ के कॉस 180 और ये डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है डी, तो ये बन जाता है माइनस एफ के डी। तो देखिए अगर टोटल वर्क डन में निकालने जाऊंगा, वर्क डन बाय क्लोज पाथ, तो यहां पर क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय पाथ वन, पाथ वन के वर्क डन हम लोग निकाल रहे हैं ए टू बी के लिए, प्लस वर्क डन बाय पाथ टू जब हम लोग बी टू ए ऑब्जेक्ट को ला रहे हैं। तो क्या हो रहा है देखते हैं, चलिए ये हो गया माइनस एफ के डी और यहां पर भी हो गया माइनस एफ के डी। तो ये दोनों का हम लोग सब ऐड हो रहा है, अलजेब्रिक एडिशन हो रहा है, तो ये आ रहा है क्या, माइनस 2FKD। देखिए यहां पर वर्क डन जीरो नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये क्लोज पाथ है, फिर भी वर्क डन जीरो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स यहां पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, नॉन फ्रिक्शनल फोर्स है जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो यहां पर क्या होगा, क्लोज पाथ में वर्क डन नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है। क्लोज पाथ में जो वर्क डन होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के कारण, वो नॉट इक्वल्स टू जीरो, वो जीरो नहीं होता। तो यहां से हम लोग देख लिए, तो ये एक एग्जांपल हो गया नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में, ये एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल हो गया जहां पर हम लोग देख लिए इसका वर्क डन जीरो नहीं हो रहा है। तो इसके पहले कंजर्वेटिव फोर्स का हम लोग एग्जांपल दिए थे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, ठीक है ना। और यहां पर कंजर्वेटिव फोर्स भी क्या होता है हम लोग वो भी देख लिए, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है वो भी देख लिए। तो कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए इतना ही। इसके आगे हम लोग स्प्रिंग फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे।